आज के इस लेक्चर में हमने डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट की मेजरमेंट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते सॉल्व करते सवाल को कहता है ऑन 1 जनवरी 2014 एंड 1 जनवरी 2004 an entity subscribed for rupees 20,000 5% bond interest being payable annually in arrears. The issue cost associated with the bond is rupees 500. The bond was issued at a discount of 5% and will be redeemed at a premium of 5% on 31st December 2006. एक कंपनी है जिसने 1 जनवरी 2004 पे एक 20,000 की फेस वैल्यू का बॉन्ड परचेज किया, 5% कूपन रेट है और कूपन हर साल के आखिर में एरियर्स में रिकवर होगा। इस बॉन्ड को परचेज करने में हमें 500 रुपए की इशू कॉस्ट यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपने 5% डिस्काउंट पे यानी कि 19,000 का बाय किया होगा, 20,000 का 95%, और ये 31 दिसंबर 2006 पे यानी कि 3 साल के बाद 5% की प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी कि 20,000 का 105% 21,000 पे रिडीम होगा। कहता है द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाज कैलकुलेटेड एट 7.51%। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जिसने हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रिड्यूस किया है, कम किया है, लेकिन हमने ये बॉन्ड 5% के डिस्काउंट पे परचेज किया और ये बॉन्ड 5% की प्रीमियम पे रिडीम्ड होगा। तो जब आपने इस बॉन्ड को डिस्काउंट पे परचेज किया और इसकी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगी तो इसने इफेक्टिवली आपके रिटर्न को बढ़ा दिया। तो इस वजह से इस बॉन्ड में कूपन रेट 5% है लेकिन हमारा IRR 7.51% है। आगे कहता है calculate the amount to be recognized in the financial statements of the entity if it is classified to be measured at amortized cost on the assumption that it passes the necessary test and has been properly designated at initial recognition. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं सवाल को। देखें, सबसे पहले तो अगर हम डेटा को एक जगह एक्सट्रैक्ट करें कि हमने किस प्राइस पे इस बॉन्ड को बाय किया, कि हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है। सर 19,000 का बॉन्ड है और 20,000 का बॉन्ड है और हमने 5% के डिस्काउंट पे बाय किया है, तो 20,000 का 95%, ये आ गया 19,000। हमने 19,000 का इसको बाय किया है और फिर हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है सर, हमने इसको परचेज करने में 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। फिर इसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है, यानी कि जब ये रिडीम्ड होगा, मिच्योर होगा, तो मेच्योरिटी के वक्त हमें 20,000 पे 5% का प्रीमियम यानी कि हमें 20,000 का 105% रिकवर होगा, ये आपका बनेगा 21,000। 19,000 का बाय किया, 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है और 21,000 मेच्योरिटी वैल्यू है। आम हालात में हमने जिस प्राइस पे बाय किया हो ये उस दिन की फेयर वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डे वन पे हमने कब परचेज किया, ऐसे 1 जनवरी 2004 पे, तो 1 जनवरी 2004 पे आप अपने पास डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट करोगे और कैश क्रेडिट करोगे। डे वन पे हम अपने पास डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू दैट इज 19,000 प्लस 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो डे वन पे हमारे पास ये डेट इन्वेस्टमेंट 19,500 पे कैपिटलाइज हो जाएगी। अब हर ईयर एंड पे हमें इंटरेस्ट इनकम और कूपन की पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। इसके लिए हमें एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, तो हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं। देखिए हमने 1 जनवरी 2004 पे ये बॉन्ड बाय किया है, तो पहले साल का आखिर होगा 31 दिसंबर 2004, दूसरे साल का आखिर 31 दिसंबर 2005 और तीसरे साल का आखिर 31 दिसंबर 2006। 19,000 का हमने बाय किया, 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज की, तो इनिशियल रिकॉग्निशन हुई, इसकी इनिशियल मेजरमेंट हुई 19,500 पे। हर साल के आखिर में हमें 5% का कूपन मिलेगा और कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पर अप्लाई होगा, तो 20,000 का 5%, तो 20,000 का 5% यानी कि हर साल के आखिर में आपको 1,000 का कूपन रिसीव होगा। फिर हर ईयर एंड पे, हर पीरियड एंड पे हम अपने पास जो भी हमारी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट है उस पर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय IRR। IRR हमारे पास सवाल में अवेलेबल है 7.51%। तो अब मैं ओपनिंग अमाउंट पे IRR के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम वर्कआउट करूं, इंटरेस्ट का कैश फ्लो सब्ट्रैक्ट करूं, तो हमारे पास क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को पूरा कर लेता हूँ। 19,500 का 7.51% आ जाएगा 1,465, माइनस करेंगे 1,000 तो क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी 19,965। पहले साल के आखिर में जो क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट है ये दूसरे साल के लिए ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी 19,965। फिर 19,965 पे 7.5% से इंटरेस्ट इनकम आएगी हमारे पास 1,500। तो दूसरे साल के आखिर में हमारे पास क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी 20,465। दूसरे साल के आखिर की अमोर्टाइज कॉस्ट, तीसरे साल के लिए ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट,
20,465 पे 7.5% IRR के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम आएगी 1537, और तीसरे साल के आखिर में हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू 21,000 बन जाएगा। तो ये हमने इसका एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया। देखिए अगर आप इसकी कैश फ्लोस प्लॉट करें ना, आप इस डेट इन्वेस्टमेंट की कैश फ्लोस प्लॉट करें, तो 3 साल की इन्वेस्टमेंट है। 1 जनवरी 2004 पे आपने खरीदा, पहला साल 2004 के आखिर में, दूसरा साल 2005 के आखिर में, तीसरा साल 2006 के आखिर में। डे वन पे आपने 19,000 का खरीदा है और 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो डे वन पे ही आपका आउटफ्लो हुआ है। पहले साल की आखिर में 1,000 का इंटरेस्ट रिसीव होगा, दूसरे साल के आखिर में 1,000 का इंटरेस्ट रिसीव होगा, तीसरे साल के आखिर में 1,000 का इंटरेस्ट रिसीव होगा, और तीसरे साल के आखिर में 21,000 की हमें मेच्योरिटी वैल्यू रिकवर होगी। तो ये हमारे डे वन के आउटफ्लोज हैं, और ये हमारे ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री के एंड के इनफ्लोज हैं। अब अगर मैं इन सारे कैश फ्लोज का नेट करूं, तो हमारे पास जो नेट कैश फ्लो टर्म में इनकम बन रही है वो बन रही है 4500। और इस 4500 की जो इनकम है इसको हमने 3 सालों पे सिस्टमेटिकली एलोकेट करना है कंपाउंडिंग के हिसाब से। अगर आप अपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में तीनों सालों की इंटरेस्ट इनकम का टोटल करेंगे ना, तो ये भी आपके पास 4500 ही बन रहा होगा। बेसिकली आईआरआर इसी 45 सालों की इनकम को 3 सालों पे सिस्टमेटिकली अलोकेट कर देता है कंसिडरिंग दी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, और हम इसे इंटरेस्ट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। अब पहले साल का आखिर आया 31 दिसंबर 2004। तो पहले साल के आखिर में पहले मैं इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बनाता हूँ। तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम हमारे पास पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगी। एज पर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पहले साल की इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 1465। हमारे पास 1465 से डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। अब पहले साल के आखिर में हमें कूपन पेमेंट रिसीव होगी, तो पहले साल के आखिर में कैश डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट 1000 से। तो मैंने इंटरेस्ट की इनकम की एंट्री अलग बनाई और कूपन पेमेंट की एंट्री अलग बनाई। इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन करके भी बना सकते थे। तो आपने इतनी अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इतनी अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट को कम किया, आपके पास क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट और क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू 19,965 आ गई। फिर इसी तरह अगर हम सेकंड ईयर की एंट्री बनाएं, तो 31 दिसंबर 2005 पे अगर मैं कंबाइन एंट्री बनाऊं, तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगी कि हमारे पास कूपन पेमेंट डेबिट होगी 1000 से, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम एज पर दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल रिकॉर्ड होगा। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में अगर हम दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम देखें, तो वो बन रही है 1500। तो कैश डेबिट 1000 से और 1500 से इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, जो भी इस डेबिट क्रेडिट का डिफरेंशियल है उतनी अमाउंट से आपकी इन्वेस्टमेंट डेबिट या क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारे पास डेबिट आ रहा है 500 का। सेम इसी तरह से तीसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2006 पे कैश डेबिट होगा 1000 की कूपन पेमेंट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी जो हमारी एज पर दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल इंटरेस्ट इनकम बन रही है तीसरे साल की। तीसरे साल की इंटरेस्ट इनकम है 1537, 1537, और इन दोनों के डिफरेंशियल से हमने डेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटलाइज करना है, डेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, दैट इज 537। जब ये 3 साल की आप जनरल एंट्रीज बनाओगे, तो आपके पास अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में भी क्लोजिंग वैल्यू 21,000 आ गई, और अगर आप इन जनरल एंट्री से 19,500 प्लस 1465 माइनस 1000 प्लस 500 और प्लस 537 करोगे, तो ये आपके पास 21,000 ही बन रहा होगा। यानी कि फाइनली जब तीसरे साल के आखिर में ये इन्वेस्टमेंट रिडीम होगी, मिच्योर होगी 31 दिसंबर 2006 पे, तो आपके पास कैश डेबिट हो जाएगा 21,000 से, और डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा 21,000 से। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।